Okay, so formal good morning to all of you. We continue our conversation since yesterday that हमने दो तीन टॉपिक्स डिस्कस करे थे कल. सबसे पहले नंबर 1 था हमारा जीडीपी. What is GDP बेटा now? Remind me. The total production of final value of goods and services produced in the domestic territory of the country in one accounting year is called GDP. Gross domestic product. Simple terms में ग्रॉस देश का प्रोडक्शन. बराबर. नाउ हमने इसी से जोड़ के फिर एक दो चीजें और समझी थी. पर कैपिटा इनकम निकाली थी. फिर हमने कल इन्फ्लेशन पे बात करी थी. इन्फ्लेशन वाज व्हाट सर? इन्फ्लेशन वाज द रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. एक डेयरी मिल्क 20 रुपए में आ जाती थी, अब वही डेयरी मिल्क 40 रुपए की आ रही, तो आपके नोटों की ताकत थोड़ी सी कम हो गई है. बराबर. यही एग्जाम्पल पेट्रोल पे भी होता है. हमारे घर वाले और हमारे बड़े कितने स्मार्ट होते हैं बता देता हूं. हमेशा आपको बोलेंगे क्या महंगाई हो गई है, हमारे जमाने में तो ये इतने में मिलता था. तो बोलना ताऊ, दद्दू, फूफा, मौसा, एक बात बताओ, उस समय कमाई भी तो कम थी. मजदूर को 50-60 रुपए मजदूरी मिलती थी, आज 500 रुपए मजदूरी मिलती है उसको. तो अगर ऐसे गिनने जाऊंगा तो मजदूर की कमाई 10 गुना हो गई है. तो सिर्फ ऐसा बोलना महंगाई हो गई है, ये कोई नहीं बताता कि हमारी कमाई बढ़ गई है. कमाई बढ़ गई है काका वो तो बताओ. नहीं बताते. लक्ष्मी के बारे में ज्यादा बोलने से लक्ष्मी चली जाती है. ये अलग ही फंड है भाई. सो इन्फ्लेशन इज रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर. अब मैं इसी से रिलेटेड आपको कल बता रहा था कि अगर मेरा जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 1920 में और मेरा जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, ठीक है, तो ये जीडीपी तब था 1 लाख करोड़ और अब 1,20,000 करोड़. तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मेरे देश का जीडीपी 20,000 करोड़ या 20% बढ़ा है? क्यों नहीं बोल सकता? सर महंगाई का लेवल भी तो है बीच में. तो अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरी महंगाई पिछले 4 साल में 12% बढ़ी है, सो इन्फ्लेशन हैज बीन 12%. सो देन एक्चुअल ग्रोथ कितना है? बताओ. ये एक एमसीक्यू बन सकता सीधा सीधा, और नीचे ऑप्शन दे सकता हूं मैं आपको बहुत सारे. 20, 10, 8, 4, 6 ऐसे. 8 कैसे निकाला तुमने? 8 आंसर है, ये बात सही है, पर निकाला कैसे वो बताओ मुझे. अभी जो दोनों जीडीपी देख रहे हो ना तुम लोग, वो जीडीपी उस साल की उस कीमतों के हिसाब से हैं. सो दीज आर नॉमिनल जीडीपीस. अब एक नया वर्ड आ रहा है आपके सामने, नॉमिनल जीडीपी. तो अब अगर मैं 1 लाख और 1,20,000 को कंपेयर करता हूं दोनों नॉमिनल को, तो मेरे को क्या दिखता है? 20% बढ़त हुई है. पर फिर मैं याद दिलाता हूं भाई 20% के पीछे 12% महंगाई भी है. मतलब कुछ भी नहीं होता तो 1 लाख की चीज वैसे ही 1,12,000 हो जानी थी. सो माई रियल ग्रोथ इज हाउ मच? 20% में से 12% इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. सो 8% इज माई रियल ग्रोथ. अब भक्तों को तकलीफ होती है यहां से आगे. मेरी क्लास में बहुत चलता है ये भक्त वर्सेस नॉन भक्त. भक्तों के हिसाब से देखो 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 कितना कुछ होगा कितना कुछ होगा. मैंने भाई रियल नॉमिनल का डिफरेंस निकाल पहले, तब पता चलेगा एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ कितनी है. और जब आप ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स बात करते हो तो फिर वो नाराज हो जाते हैं. ठीक है, ओके. तो अब आपके सामने 2 नए टर्म आ गए, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी. अब नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या? इसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट शामिल है. नॉमिनल में इन्फ्लेशन इफेक्ट शामिल है और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन इफेक्ट शामिल नहीं है. यह बात समझती है? हेलो. तो मुझे रियल ग्रोथ निकालनी हो तो क्या करूं? 2 साल का रियल जीडीपी लूं या 2 साल का नॉमिनल जीडीपी लूं?
मुझे रियल ग्रोथ निकालनी है तो 2 साल का नॉमिनल जीडीपी कंपेयर कर लूं या 2 साल का रियल जीडीपी कंपेयर करूं? अभी कुछ बच्चों ने नॉमिनल बोला इसलिए मैं वापस पूछ रहा हूं क्वेश्चन। अभी अगर ये दोनों नॉमिनल थे ना मेरे बच्चों, तो इनमें डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 20% इंक्रीज है। तुमने इसमें से क्या घटाया? इन्फ्लेशन। तो इसी तरीके से अगर 2 साल के नॉमिनल जीडीपी मिल रहे हैं तो गुड इंडिकेशन फॉर कंपैरिजन, या यू नीड टू रिमूव द इन्फ्लेशन इफेक्ट? So then once you remove the inflation effect, then you will realize that what is the actual real GDP. बोलो साहब, यहां तक समझ में आया? अभी तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो हमने 2-3 टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर ली। अब जीडीपी, इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम। अब मैं और आगे जाऊंगा इसमें, अब डिटेल में उतरेंगे अपन। सो नाउ वी टॉक अबाउट द वर्ड नेशनल इनकम। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड नेशनल इनकम, तो ये कैलकुलेट इसलिए होती ताकि हमें सरकार की टर्मिनोलॉजी, सरकार की पॉलिसीज और सरकार की डिटेल समझ में आए, जो कि हमें आगे चल के यूज करनी होंगी। तो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते तो ये तुम्हारा मेरा काम नहीं है। तुम्हारा मेरा काम है नेशनल इनकम के डेटा को समझना। दोस्त वो वाला गेट बंद करके आओ ना बाहर 302 का, और फिर अपना गेट बंद करो, नहीं तो वो असीम सर की क्लास भी हम बोनस में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बंद है तो अपना वाला गेट ढंग से बंद कर दो बेटा, थोड़ा सा और प्रेस करके उसको। ओके। हाँ, ये जो मैं करवा रहा हूं ये आप अपने नोट्स मेंटेन करोगे तो इससे क्या आपको याद रहेगा कि हमने क्या बातें करी थी। अब ये मैं बार बार बोलूंगा नहीं, आप अपना पैरेलल अपनी कॉपी मेंटेन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अपने को याद रहती हैं कि कैसे क्या पढ़ा था, व्हाट वाज डन, इसलिए। ठीक है। अब हु कैलकुलेट्स इट? सो डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम और यू हैव टू यूज नेशनल इनकम डेटा? So who does it? Sir, CSO, Central Statistical Office. CSO is responsible for calculation of data. When ऑफिस, वो ऑफिस भी कई लोग ऑफिस बोलते, कई लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बट बेसिकली सेम है। When it is done yearly, हर साल कैलकुलेट होता है। और ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते पॉइंट जब आप बजट देखते हो, तो बजट में बोलते इतना जीडीपी बढ़ा, इतना जीडीपी ये हुआ वो हुआ, तो जीडीपी मतलब सेल बढ़ी। करेक्ट। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ इट इज डन। व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ इट इज डन, तो अब हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ फंडामेंटल सीखने पड़ते हैं। पूरे देश के अंदर, किसी भी देश में, इंडिया नहीं हर जगह अक्रॉस द वर्ल्ड, आप पूरे जो कामकाज और एक्टिविटीज को डिवाइड करोगे तो 3 सेक्टर में जाती है वो। प्राइमरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया और सेकेंडरी सेक्टर हो गया। प्राइमरी इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी इज सर्विस सेक्टर। बराबर। और हम तीनों सेक्टर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं टर्शरी सेक्टर में हूं, मैं सर्विस सेक्टर में हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, पर आपको पढ़ाने के लिए हम ये पूरा सेटअप यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहा हूं, फोन यूज कर रहा हूं, मोबाइल ऐप यूज कर रहा हूं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर से आया। अपने आप को ठीक रखने के लिए और जिंदा रखने के लिए खाना भी खाना है रोज, वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। और जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है वो खेती बाड़ी के लिए अपरेटस और सर्विसेज यूज कर रहा है, तो हम तीनों एक दूसरे के साथ हैं। बराबर। एक बेसिक फंडामेंटल नेशनल इनकम का हमेशा याद रखना, जितना मैं एक्सपेंस करता हूं उतनी ही किसी व्यक्ति की सेल होती है, और जितनी किसी व्यक्ति की सेल होती है उस प्रोडक्ट में जुड़े हुए जितने लोग हैं पूरी चेन में, वो उन सब की इनकम होती है। एग्जाम्पल, ये घड़ी टाइटन की ऑक्टेन वॉच है, ठीक है।
दिस वॉज नॉट अ शो ऑफ, दिस वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये घड़ी है, ये अगर मैं टाइटन के शोरूम से जाके खरीदता हूं, ओके, तो ये जब मैं घड़ी खरीदता हूं तो मेरे लिए ये घड़ी खरीदना क्या है, एक्सपेंस। तो कितने की मान सकते हैं घड़ी, 5,000 रुपए की। तो ये टाइटन की क्या है, सेल 5,000 की। अब ये 5,000 टाइटन की पूरी इनकम है या टाइटन की सेल है? सर ये टाइटन का अगर पीएनएल बनाया आपने तो ये 5,000 का फिगर इधर आएगा, बराबर। पर अब इस 5,000 के पीछे कुछ खर्चे किए होंगे उन्होंने, और नेट प्रॉफिट के नाम पे अगर मैं 2 मिनट के लिए मानो एक ही घड़ी बेची उन्होंने, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मान ले तो उन्होंने 800 रुपए कमाया, 15-16% का मार्जिन। तो ये जो 4,200 रुपए है, इस 4,200 के अंदर स्टील लगा होगा, लगा होगा कि नहीं, ग्लास लगा होगा, कांच, मैकेनिज्म होगा, सैलरी ऑफ वर्कर्स होगी, बैटरी होगी। तो अब अगर मैं बोलूं स्टील उसमें 500 रुपए का लगा 2 मिनट के लिए, तो अब अगर मैं स्टील वाले बंदे का छोटा सा पीएनएल बनाऊं तो उसकी ये सेल 500 रुपए हो गई, हाँ या ना। और वो जब स्टील आपको मेरे को 500 में बेच रहा है तो उसने भी तो लोहे से स्टील बनाने का प्रोसेस किया होगा, तो उसके भी एक्सपेंसेस होंगे। तो 500 रुपए उसने बेचा तो पूरे 500 कमाए होंगे क्या, मान लेते उसने 100 कमाए सर, तो उसके खर्चे 400। अब ये जो 400 है ये कहीं ना कहीं जितने लोगों ने सप्लाई करी है उनकी सेल होगी। ठीक इसी तरीके से जिसने मेरे को ग्लास बेचा, ग्लास मान लेते 700 रुपए का बेचा, तो ग्लास वाले का पीएनएल ये 700 को यहां लाएगा। यो कहीं कर रहे हूं, समझ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा, और वो जो 5,000 रुपए मैंने खर्च करे वो किसी की सेल है। उस 5,000 में पीछे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पूरी चेन में, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकम है, और उस इनकम को कमाने के लिए उन्होंने कुछ खर्चा किया होगा। क्या हम इस बात से सहमत हैं? इफ यू गो टू अ डोमिनोज यू ईट अ पिज्जा, ओके, जब आप पिज्जा खाते हो तो 200 रुपए का अगर एक पिज्जा ले रहे हो तो 200 रुपए डोमिनोज का सेल प्राइस है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। मेरा एक्सपेंडिचर अगर मैंने पिज्जा खाया और 200 रुपए डोमिनोज की सेल, डोमिनोज ने एक पिज्जा मुझे बेचा, अब उस 200 में डोमिनोज ने मुझे ब्रेड दिए, चीज दिया है, उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल या जो भी लगा के दिए, जो भी आपने ऑर्डर करा होगा, फिर आपने उसकी ओरिगेनो चिली फ्लेक्स 6-7 अलग से उठा ली, घर में फ्रिज में रखी हुई अलग है वो। सर देखो ये बात नहीं बोलते अपन यहां पर, पैसे दिए हमने, और तो और आपकी केचप के सैशे बच गए तो मम्मी उठा के रख लेती है, फिर तुमको ही अगले दिन थोड़े दिनों बाद डब्बे में निकल के आता वो, जब टिफिन बना हुआ रहता है। तो मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज, यस और नो, सब जगह होता है। सो डोमिनोज ने आपसे जो 200 लिया उसमें सब इंक्लूड करा, प्लस उसने अपना मार्जिन जोड़ा होगा। तो डोमिनोज ब्रेड खुद बनाता है, बाहर से मंगाता है, तो जो बाहर वाले ने ब्रेड बेची उस ब्रेड वाले ने भी तो जोड़ जाड़ के दिया होगा कुछ, हाँ या ना। सो दिस साइकिल विल गो एवरीवेयर, ये साइकिल हर जगह चलेगा, ये ध्यान रखना, इट विल कंटिन्यू। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लोज, ओके। तो अब सरकार जानकारी जुटाना चालू करती कि किसने कितना माल बेचा। जब बच्चे 12th में पढ़ते हैं तो 12th में आकर बच्चे पहले दिन बोलते हैं किसी काम का नहीं है चैप्टर, ब्लैक मनी तो कवर ही नहीं करता है, और रॉकी भाई देखो कितनी ब्लैक मनी लेके घूम रहे थे। कई बच्चे बोलते बोले हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें टैक्स चोरी हो जाती है तो सरकार को क्या ही पता चलेगा। सरकार को यहाँ पे ये नहीं देखना है इस मैटर में कि तुमने कितना टैक्स चोरी करा है, सरकार को देखना है कि तुम्हारी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लेवल पे चल रही है। सर दोनों में अंतर क्या है? आपने बिना टैक्स पे करे कैश में कोई सामान खरीद लिया था, मान लेते मोबाइल, तुम जेल रोड गए, यहाँ का जो लोग ऑनलाइन देख रहे, जेल रोड इज अ प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वहां पे पूरा इंदौर में। तुम जेल रोड गए, तुमने वहां पे खर्च कर दिया 50,000 का एक फोन खरीद लिया। अब तुमने 50,000 में फोन खरीद लिया, तुम इस बात से खुश हो कि मैंने तो मेरे काले पैसे यूज कर लिए,
जब वो फोन बन के निकला ना सैमसंग की फैक्ट्री से, तो उस पर जीएसटी लग चुका है। सरकार को इस बात का लोड नहीं है कि तुमने कौन से पैसे से खरीदा। सरकार ने देखा कि एक फोन बन चुका इकोनॉमी में, वो काउंट हो गया, हाँ हो गया। मान लेते तुमने ब्लैक मनी से कार खरीद ली, तो जब कार बन के निकली थी फैक्ट्री से, तो सरकार को टैक्स मिला था कि नहीं मिला था? तुमने कार का रजिस्ट्रेशन कराया आरटीओ में, तो टैक्स पे करा कि नहीं करा? सरकार के लिए बात खत्म। अब वो तुमने काले पैसे से खरीदी है, व्हाइट पैसे से खरीदी है, वो जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके पूछेगा। आओ कभी हवेली पे बातें करते हैं। बराबर। उप्स। तो उसमें अपने को ये चीज काम आती है। तो अब आप क्या करते हो, सारा डेटा उठाते हो। तो अब 3 सेक्टर हैं, कौन कौन से? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। सर ये तीनों सेक्टर जब काम करेंगे तो अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी खेतीबाड़ी हो रही है, सारा अनाज बिकने अनाज मंडियों में आता है, तो अनाज मंडी का डेटा बता देता है कितनी फसल है। और तो और ये भी बता दूं कि आज आपने जो चीज की बुआई करके रखी है उसका भी रिकॉर्ड पटवारी के पास मेंटेन्ड है। वो रिकॉर्ड के बगैर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला जब तक आप बताओगे नहीं कि हमने इतनी की खेती कर रखी थी और इतनी बर्बाद हो गई। तो आपको जो लोग रोतलाते मिलते ना, सरकार ने हमको मुआवजा नहीं दिया, वो ये थोड़ी ना बताते कि वो उनने क्या कांड किए थे। जैसे होता ना, बड़े बोलते बहुत महंगाई हो गई है, दद्दू कमाई भी बढ़ गई है। ये बिजनेस साइकिल जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो बिजनेस साइकिल में एक बच्चों को कैलकुलेशन दिखाता हूं कि मैंने जब जॉब ज्वाइन करी थी डेलॉइट में, तो मेरी सैलरी थी 1,80,000 और वही जॉब पिछले साल तक 7,20,000 की हो गई थी, सेम पोजीशन। तो मैंने ज्वाइन करा था 2003-4 में, और अभी हम कहां बैठे हैं? ऑलमोस्ट 20 साल। तो तब 1,80,000 रुपए मतलब 15,000 रुपए महीना मिलता था, और आज मिलता 60,000 रुपए महीना। 15,000 में से मैं 9,000 खर्च करता था, 6,000 खर्च करता था, 9,000 बचते थे। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एक पॉश लोकेशन में रहता था, आज अगर उसी लोकेशन में रहना है मुझे तो मेरे 24,000 लग रहे हैं, तो मेरे पास बच कितने रहे? तो आप बोलोगे जल्दी पैदा हो गए मूलचंदानी जी आप। माँ बाप को भी मैं शिकायत करूं, काहे जल्दी पैदा कर दिया, मेरे को थोड़ा लेट करते। लेकिन 9,000 रुपए के टाइम गोल्ड था 6,000 रुपए 10 ग्राम्स। इतना सस्ता था, मेरे को अकल नहीं थी कि आगे चल के किस भाव पे होने वाला। तो जीवन में कुछ नहीं करता, बस यही खरीद के रख लेता तो काम हो जाता मेरा। आज क्या भाव है? अप्रोक्सीमेट 60 मान लेता हूं इजी के लिए। तो मेरे 9,000 से मैं 15 ग्राम गोल्ड खरीद सकता था हर महीने। बाबू भैया क्या मजा आता बाबू भैया। आज कितना खरीद पा रहा हूं? 6 ग्राम। तो कहने को तो हाथ में पैसे बढ़ गए, लेकिन खरीदने की ताकत बढ़ गई या कम हो गई? समझा? वो देखो एक आए इंटरनेट के ज्ञाता, 1963 में 10 ग्राम 3,000 का था। ओके, तो क्या करूं अब मैं? तभी पैदा होकर अपनी एज रुकवा लेनी चाहिए थी। आयरन मैन वो कैसे कैप्टन अमेरिका की तरह फ्रीज हो जाना था, सोना खरीदो और फ्रीज हो जाओ। क्यों होनी चाहिए ना? अब एग्रीकल्चर में जितना आउटपुट आया वो सरकार को पता चलता मंडियों से। इंडस्ट्री में आपने जितना प्रोडक्शन बनाया सब जीएसटी के थ्रू निकलता। आपको लगता है बड़ी बड़ी फोन कंपनियों में से आप फोन ऐसे ही निकाल सकते हो? कार कंपनियों में से ऐसा कर सकते हो कि कार जब निकल रही हो तुम्हारी फैक्ट्री से, इंस्पेक्टर और जीएसटी को बोले वो देखो कबूतर, और इधर से कार निकाल दी 4? ऐसा पॉसिबल है क्या? सर लाइक नथिंग कैन नॉट बी डन।
सर्विस सेक्टर में तुम कोचिंग क्लास आ रहे हो तो तुमसे जीएसटी ले रहे हैं हम, तुम फोन रिचार्ज करा रहे हो तो जीएसटी पे कर रहे हो, तुमको लग रहा है सरकार को खबर नहीं लगेगी? तुम जितने भी पेटीएम स्कैन कोड क्यूआर कोड कर रहे हो, तुम्हारे पेटीएम में पैसा कहां से जाता है? सबसे पहले तुम्हारे वॉलेट में पैसा कैसे डालते हो? कैश से या बैंक अकाउंट से? तो इसका मतलब सरकार के पास ट्रेल है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। आपको क्या लगता है सरकार के पास डेटा नहीं है क्या हो रहा देश में? बहुत ज्यादा ही डेटा है। और ये वाली सरकार तो सोशल मीडिया पे भी नजर रखती है। क्या आपको शक है इस बात में? नो सर। तो इन सब लोगों से जब डेटा लिया जाता है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जो डेटा मिलेगा तो आदमी अपनी प्रॉफिट बताता है या अपनी सेल बताता है? प्रॉफिट तो कोई बताता नहीं है ना, तो सेल बताते हैं। तो जो मैं आपसे किसी से भी व्यक्ति से जो सेल प्राइस लेता हूं, वो किन चीजों का मिक्स है? सेल प्राइस जो है वो किन चीजों का मिक्स है? मेरा जो सेल प्राइस है मैं चार्ज करता हूं, वो बेसिकली मैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसको मैं सेल प्राइस बोलता हूं। मेरी कॉस्ट दो चीजों को मिला के बनती है। कौन सी दो चीजें? फिक्स कॉस्ट और वेरी गुड। मेरी कॉस्ट के दो कंपोनेंट सर, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जो मेरी सेल प्राइस है, अगर सरकार का कोई जीएसटी या टैक्स ना हो तो इतने पे मैं बेच दूंगा। पर सरकार बोलती नहीं, आप माल बेच रहे हो, एक लिमिट से ऊपर बेच रहे हो तो आप हमको जीएसटी दो। तो जीएसटी क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स। तो लगता जिस व्यक्ति पे वो पे करता है या एंड कंज्यूमर पे करता है? तो मतलब मैं अगर मेरे प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रहा है तो मैं आपको जीएसटी जोड़ूंगा, तो मेरा बेचने का भाव आएगा। क्या आएगा? बेचने का भाव, विच इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। बराबर। तो ये जो मार्केट प्राइस होता है, अब एक चीज मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ध्यान देना सर। जो सेल प्राइस आप चार्ज कर रहे हो ना, पहले सुन लो बाद में नोट करना। जो सेल प्राइस आप चार्ज कर रहे हो ना, बेसिकली ये आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यूज किए हैं उन सब की लागत ले रहे हो। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। हाँ या ना? लैंड के लिए मिलता है रेंट, लेबर के लिए मिलती है वेजेस, वेजेस इंक्लूड सैलरी, कैपिटल के लिए मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। ये बात समझ में आती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो आप जो बेसिकली कस्टमर से वसूल रहे हो वो अपनी लागत ही तो वसूल रहे हो। तो नेशनल इनकम आपके सेल प्राइस को कहती है फैक्टर कॉस्ट। ये क्या करा, समझ में आया कि नहीं आया? यहां आकर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स अलग हो जाते हैं। अकाउंट्स में क्या होता है? सेल प्राइस मतलब जितने पे माल बिका। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? जो आपकी सेल प्राइस है वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता तो आप पब्लिक से कितने पैसे लेते? जितने मेरे फैक्टर्स की कॉस्ट है। फैक्टर मतलब जो एक्सटर्नली तुमने लैंड, लेबर, कैपिटल को पे करा, और तुम ये धंधा कर रहे हो तो खुद का भी तो पैसा लोगे। तभी तो बोलते 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। कमाने के भी 4 तरीके होते हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड का रेंट, लेबर की कैपिटल वेजेस, और लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। हेलो, नहीं आया? आया? तो मतलब मैं अगर अपने सेल प्राइस को बोलता हूं तो मेरा सेल प्राइस मतलब क्या? फैक्ट्री नहीं, फैक्टर कॉस्ट। ये लाइन समझ में नहीं आई हो तो आगे मत जाने देना मेरे को। बोल सकते हो कि सर फिर से बता दो, फिर से बता दूं? हाँ, सी बेसिकली कहानी यहां पर यहीं से है ना, नेशनल इनकम की टर्मिनोलॉजी चालू हो रही है। तो वो आपको बोलते हैं समथिंग एट फैक्टर कॉस्ट, समथिंग एट मार्केट प्राइस। उनका लॉजिक क्या है? फैक्टर कॉस्ट वो चीज होती है जो सारे फैक्टर्स के लिए आपकी कॉस्ट लगी। तो अब आप बोलोगे मेरी सेल प्राइस में तो मेरा प्रॉफिट भी शामिल है। हाँ है, तो मैं भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा क्या? लूंगा। और जो सब चीजें मैंने मार्केट में खर्चा करके प्रोडक्ट बनाया वो नहीं लूंगा आपसे। तो बेसिकली मैं जो आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूं, मेरे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ही तो पैसे चार्ज कर रहा हूं, और मैं खुद भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं। आया ना?
So the sale price which you should charge, मतलब you want to charge to customer is nothing but the cost of factors of production owned by you. हेलो, नहीं आया? फिर सरकार बीच में कूद जाती है, भैया ये सब तुमने देश में बनाया है, हमने सुविधा व्यवस्था सब दी है, एक सिस्टम है, तो इसकी लागत भी लगेगी, हम आपसे जीएसटी लेंगे। मैंने ठीक है, मेरे को 100 में बेचना था, जीएसटी रेट कितना बोले 18, मैंने आज से मेरा सेल प्राइस 118, मेरा प्रोडक्ट 100, आपने बोला जीएसटी 18, ठीक है, आज से मेरी सेल प्राइस, तो मतलब आपने मेरे पर टैक्स लगाया, टैक्स मैंने दिया या फिर मैंने कस्टमर से ले लिया। आज आप जब पीवीआर में टिकट लेके पिक्चर देखने जाते हो तो आप कभी वो टिकट में ध्यान से शांति से कभी देखना, तो वो टिकट का जो चार्ज होता है 100 रुपया, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब 100 रुपए की टिकट में अगर 18% जीएसटी है तो x प्लस 18% इज इक्वल्स टू 100 है वो। ये आदमी इतनी मैथमेटिकल बातें क्यों कर रहा है? मैं मानता हूं इतना तो तुम्हें समझ में, तो फैक्टर कॉस्ट समझ में आया क्या? तो यहां से एक नया नियम सीखा तुमने आज। सर फैक्टर कॉस्ट वो होती है जो मेरी खुद की सेल प्राइस होती है, और अगर मैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ता हूं तो बन जाता है वो मार्केट प्राइस। तो एक नेशनल इनकम का फंडामेंटल पॉइंट सिखा दिया मैंने आपको। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू, ये रूल नंबर 1 सीखने को मिला अपने को। क्या इसके तुम 2 वेरिएशन और बना सकते हो? क्या इस इक्वेशन के वेरिएशन बन सकते हैं? एफ सी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक मिनट, कितने वेरिएशन बन सकते हैं? 3। कौन से? रॉकेट साइंस है या लॉजिक है? आ गया क्या? करेक्ट। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंडली, तुम जब अपना सेल प्राइस बताते हो तो सेल प्राइस में तुम सामने वाले से पूरी चीजें जोड़ के लेते हो, हाँ या ना? तुम तुम्हारे कस्टमर से फिक्स कॉस्ट भी ले रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट भी ले रहे हो, प्लस तुम तुम्हारा प्रॉफिट भी लिया, हाँ या ना? प्लस साथ में तुमने टैक्स भी लिया, तो तुमने इतने पे मार्केट में उसको बेचा, बराबर। अब जब इस सब लोगों का डेटा मैं इकट्ठा करूंगा, सारे लोगों का, तो मेरे को क्या मिलेगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सब लोग अपनी सेल का फिगर बताएंगे ना, तो मेरे को सब लोगों का जब सेल फिगर जोड़ लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नेशनल इनकम या जीडीपी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? लॉजिक समझ में आया कि मार्केट प्राइस कैसे आया? ओके। मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है या नहीं है? हाँ, इंक्लूडेड है या नहीं है? इंक्लूडेड है, बराबर। अब वर्ड तोड़ना है मेरे को, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये डोमेस्टिक वर्ड का भी एक मीनिंग है और ग्रॉस वर्ड का भी एक मीनिंग है। अगर मैं आपसे यूं कहूं डोमेस्टिक वर्ड समझे अपन पहले, तो व्हाट इज डोमेस्टिक वर्ड सर? यहां वर्ड डोमेस्टिक आता है वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी से। व्हाट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी सर?
तो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन है सरकार की तरफ से. डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग. नंबर वन, पॉलिटिकल बाउंड्रीज. प्लस टेरिटोरियल वाटर्स. अब ये क्या है टेरिटोरियल वाटर्स? टेरिटोरियल वाटर्स मतलब हमारे आसपास का जो समुद्री तट है उसका कुछ हिस्सा, वो, हाँ प्रिसाइसली बोलूं तो 12 नॉटिकल माइल्स, वो इंडिया ही है. ठीक है. अब कल को कोई ऐसा बोले, एक मिनट में गूगल मैप, गूगल अर्थ ओपन करूं क्या? वर्किंग, सर्चिंग, वेट, आई विल गिव यू कनेक्शन. कहां गया अर्थ? वजह चालू. चालू देश हो जो रॉकेट लॉन्च होएगा. जल्दी कर. एप्पल को गूगल चालू करने में वैसे ही तकलीफ होती होगी. एप्पल तेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा कुछ नहीं है. बेचारा एप्पल सड़ गया, एप्पल सड़ गया. हो जाएगा तो दिखा दूंगा, तब तक पढ़ लो आगे मेरे साथ. टेरिटोरियल वाटर्स मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक की बेसिक टेरिटरी. अब देखो आपके पास कैसे कैसे विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं. एक आया सर 12 नॉटिकल माइल के पहले ही अगर कोई दूसरी कंट्री आ गई तो. अब इस महान विभूति को, महान आत्मा को, यह नहीं पता कि कई देश ऐसे भी जिनमें कोई समुद्र नहीं है. तो वहां लॉजिक नहीं लगेगा. सिंपल. कम ऑन मैन. पॉलिटिकल बाउंड्रीज, टेरिटोरियल वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स. अच्छा 12 नॉटिकल माइल्स पे कोई दीवार है, कोई बाउंड्री है? नहीं. इट्स एन इमेजिनरी थिंग. मछलियों को वीजा पासपोर्ट नहीं लगते हैं, वो मस्त अंदर ही करके घूमती रहती है सब. ठीक है ना. तो किसी के भी जाल में फंस सकती बेचारी मछली. पाकिस्तान का जाल हो, हिंदुस्तान का जाल हो, कोई सा भी हो. फिर तीसरा होता है शिप्स एंड वेसल्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. मैं यहां से प्लेन में बैठ के लंदन चला गया एयर इंडिया के जहाज में, तो जितने लोग एयर इंडिया के जहाज में बैठ के लंदन गए वो किराया इंडिया की एयर इंडिया को मिलेगा. फिर लंदन से कुछ लोग बैठ के एयर इंडिया के प्लेन में यहां आए, नहीं, वो भी इंडिया को मिलेगा. लंदन से भी मैं सवारी बिठा के लाया ना, वो भी. सर आपने बिल्कुल ऐसा डाउन मार्केट कर दिया एयरलाइन को, सवारी बोल के. बोले लगा बस चल रही है जैसे. ओके व्हेन आई गॉट पैसेंजर्स, यू नो. ये अंग्रेजी का प्रॉब्लम ही है ना हमारे देश के साथ. अंग्रेजी में बोलना मतलब अच्छा है. तो लंदन से अगर आप आए तो वो किराया भी किसको मिलेगा? एयर इंडिया को. लेकिन अब ब्रिटिश एयरवेज का जहाज लंदन से निकला और वो यात्रियों को बिठा के लाया, तो वो किसके पास, किसकी कमाई? ब्रिटेन की. फिर इंडिया में से भी ब्रिटिश एयरवेज का जहाज कुछ यात्रियों को ले गया, तो वो ब्रिटिश एयरवेज की. दोनों तरफ, हमारा जहाज दोनों तरफ की कमाई खुद रख रहा था, उनका जहाज भी दोनों तरफ की कमाई. तो शिप्स एंड वेसल्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. एंड देन consulates and military establishments of the country located in other countries.
काउंसलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। ये क्या होता है सर? मेरे को अगर कहीं विदेश जाना है तो ऐसे ही जा सकता हूँ या वीजा लगेगा? फॉर वीजा आई नीड अ पासपोर्ट, आई नीड टू मेक एन एप्लीकेशन, दे विल प्रोसेस माई एप्लीकेशन, सी दैट आई एम ओके, I am not a gunda, I am not a terrorist, I am not a mawali, there are no cases against me, I am not coming out after running away from banks, etc. They will give me a visa. So will this service will be for free or they will charge a amount for it? So there is an amount. So ऐसा दिन भर में जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं वीजा की, वीजा अप्लाई करने की एप्लीकेशन फी होती है, मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। तो मान लेते जितना भी आज अमेरिकन एम्बेसी में रोज हजारों एप्लीकेशंस लगती हैं इंडिया से, तो वो सारा पैसा अमेरिका का है जो इंडिया में एम्बेसी है उनकी, उसका वर्सेस जो इंडियन एम्बेसी अमेरिका में बैठी हुई है, वहां जितने लोग इंडिया आना चाहते हैं जब वो लोग वीजा अप्लाई करते हैं तो वो कमाई किसकी? उसी हिसाब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं। मतलब हम कई बार एक देश दूसरे देश से सेना लेते हैं, हमें काम है सेना दो, तो हमारी सेना जाती है स्पेशल फोर्स बन के, तो वो जो अमाउंट है हमारी सेना को मिलता है उधर, वो इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। समझा? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स एंड काउंसलेट्स, ये सब काय में काउंट होते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होते हैं। तो इसका मतलब जब भी मैं वर्ड आपको डोमेस्टिक बोलूंगा उसमें ये सब चीजें शामिल हैं। समझा क्या? तो इसमें क्या शामिल नहीं है? इंडिया वाले लोग जो विदेश में जाके काम करते जो एनआरआई कहलाते हैं वो शामिल नहीं है, तो वो हमको अलग से जोड़ना पड़ता है। तो वो क्या होता है, जैसे इंडियंस गए बहुत सारे बाहर, अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, दुबई जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, अलग अलग जगह व्यापार करते हैं, वो लोग रहते वहीं है, तो वो एनआरआई कहलाते हैं। उन लोगों की कमाई हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होती है। जैसे सिंधियों को मजा आता है जाने में दुबई और स्पेन, सरदारों को मजा आता है कनाडा, उन्हें कनाडा को ही कनाडा कर दिया है। गुजराती हर जगह पहुंच जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो। गुजरातियों का तो ऐसा बोलबाला है कि पूछो, वहां के साइन बोर्ड भी गुजराती में। अमेरिकन आदमी भी गुम हो जाता वहां जाके। अमेरिका में एरिया न्यू जर्सी, तो न्यू जर्सी पूरा एरिया डोमिनेटेड बाय गुजरातीस। आप लंदन में चले हो, लंदन में एक एरिया वेम्बली, जहां बहुत बड़ा स्टेडियम है, वेम्बली स्टेडियम, उसके आसपास का इलाका पूरा गुजराती है। हैरान हो जाओगे आप, ऐसा थेपले फाफड़े मिलते ना वहां, मिलकर मजा आ जाता है आदमी को। तो ऐसा अलग अलग जगह सब रहते हैं, तो ये सब एनआरआईज हैं। तो ये सब भी विदेश जाके काम करते हैं, वो पैसा बनाते हैं, और पैसा बना के जब लाते हैं तो वो इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं होता। वो कहलाती है फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड। तो ये क्या हुआ, इंडियंस ने विदेश जाके काम किया, ऐसे ही कुछ विदेशियों ने इंडिया में आके काम करा। तो वो लोग जब इंडिया में आते हैं तो होता क्या, नेट डिफरेंस क्या निकल के आता है, मेरे इंडियंस गए बाहर, उन्होंने 100 करोड़ कमाए, फिर हमने कुछ एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स मंगाए विदेश से, उनको हमने 40 करोड़ दिए, तो हमने नेट कितने कमाए, 60। कैसे कमाए, 100 माइनस 40, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स, तो ये निकल कर आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बनता है ये, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है तो अब मैं आपको एक दूसरा फंडामेंटल सिखा रहा हूं, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल। तो जीडीपी में NFIA जोड़ दूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह ग्रॉस नेशनल हो जाएगा वो। समझा क्या? हेलो, आयो कि नहीं आयो? पक्का?
नोट करो, इसी के 2 डेरिवेशन और बना सकते हो। बना के दूं या बनाओगे? जल्दी बनाओ फिर। जहां कमाते हैं वहीं टैक्स पे करते हैं। हम यहाँ पे टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्शन जो आउटपुट जनरेट कर रहा है उसको ऐड कर रहे हैं। कर लिया? तो तुमको अब एक नया फंडामेंटल सीखने को मिल गया। कौन सा? 2 हो गए तुम्हारे आज। कौन से? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप इनडायरेक्ट टैक्स है। डोमेस्टिक और एनएफआई जोड़ेंगे तो बन जाएगा नेशनल। अब ग्रॉस और नेट का एक कैलकुलेशन बाकी है, वो मैं कल सिखाता हूं तुम लोगों को। तो ग्रॉस के साथ नेट कैसे आते हैं, नेट से ग्रॉस कैसे जाते हैं, फिर कल हम उससे आगे बढ़ के आ जाएंगे। ठीक है? अब आज से बुक सबके पास आ गई है या आना बाकी है? तो कितनों के पास आना बाकी है अभी? वेरी गुड। तो तब तक एक काम करो, वेबसाइट से डाउनलोड कर लो तुम्हारा यूनिट, क्योंकि मैं अब रुक नहीं रहा हूं, मैं रोज पढ़ाऊंगा। तो आप वेबसाइट से डाउनलोड करो पहला चैप्टर, तो मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़ना है आपको उसमें। निकालो जरा। क्या इंटरनेट क्वालिटी है भाई, कुछ भी नहीं चल रहा अभी तक। अर्थ भी चालू नहीं हो, अर्थ भी घूम ही रही है। अर्थ तो घूमना चाहिए पर ये तो घूम ही रहा है अर्थ। आई डोंट नो, मैंने डाउनलोड शायद करके रखा है। हाँ मैंने करके रखा है डाउनलोड। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, मेरे पास ये यूनिट 2 है, यूनिट 1 है। यूनिट 2 डाउनलोडेड है। एक सेकंड रुको, मैंने मेल पे है, मैंने डाल रखा। क्योंकि मैं सुनो आपको अब है ना, आपको थोड़े दिन ऐसा करना पड़ेगा जब तक आपकी बुक आती है। आपको रोज 2-3 पेज पढ़ने होंगे घर पे मेरे साथ। वी विल नॉट लीव, मैंने जैसा कल बोला था हम सब पढ़ेंगे साथ में। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हम उसको करके रखें। And it was on which ID? Yes, it was on this ID only. Yeah, something it's not working here. साइन इन क्या हुआ, चल ही नहीं रहा है। क्या करूं अभी? ठीक है, आप किसी के पास भी बुक नहीं है आज अभी? हुआ डाउनलोड हुआ बेटा? हाँ एक मिनट बेटा, फिर पापा फोन कर रहे हैं। पापा पापा, ये आप लोगों को पेज नंबर 6.2, 6.3 और आप आज 6.4 तक पढ़ सकते हो। 6.4 तक पढ़ना है आपको। 6.1 तो इंडेक्स है, 2, 3, 4 बस
6.4 तक पढ़ना है आपको, ठीक है। कल आगे बढ़ते हैं फिर इससे। आप सबसे रिक्वेस्ट, तब तक पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।